हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें। अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोग मतलब कोई भेदभाव नहीं करते हैं पढ़ने। सच्चाई यही है दोस्तों कि अगर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो वो कहीं भी पढ़ लेते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, उन्हें कंटेंट से मतलब होता है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था मेरा और देख के अच्छा लगा कि लोग पढ़ भी रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जितना आप लोग रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। और बेहतर होगा कि जितना डीप में आप पढ़ सकें वो अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप जाके पूछे गए रहते हैं। अगर आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीईटी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी, यूपीपीएससी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या यूपी दरोगा की वैकेंसी आ गई है, उसमें भी आप देखेंगे जीके जीएस जो होता है दोस्तों, स्टैटिक जीके जो होता है बहुत ही मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ऐसी स्थिति में आप लोग जो है दोस्तों, अगर आप लोगों को कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, आप लोग कहीं परचेज नहीं करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ। हम आप लोगों को एक एक चैप्टर जो है, जितने भी आप कहोगे उतना, जो चैप्टर आप कहोगे, जो जो पढ़ना रहेगा आपको, वो सब मैं ला कर दूंगा दोस्तों। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारत की प्रमुख मिट्टी के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल आता है कि मिट्टी बनती कैसे है। तो आप लोग जब जियोग्राफी का प्लेलिस्ट देखेंगे मेरे मेरे चैनल पे, तो मैंने आप लोगों को पृथ्वी की उत्पत्ति भी पढ़ाया था और पृथ्वी के जो क्रस्ट मेंटल कोर है उन सभी को मैंने पढ़ाया था। तो जो ऊपर पृथ्वी के ऊपर वाला भाग होता है दोस्तों, क्रस्ट वाला भाग होता है, क्रस्ट का जो भाग होता है, तो मिट्टी के निर्माण में यही क्रस्ट वाला भाग जो होता है सहायक होता है। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। कई साल लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी के निर्माण में। और कुछ कारक होते हैं जो मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे जलवायु हो गया, जलवायु हो गया, मूल पदार्थ यानी कि जी मिट्टी जिससे बनी है वो हो गया, समय हो गया, वनस्पतियां जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं, ये सभी जो होती हैं दोस्तों मिट्टी के निर्माण में सहायक होती हैं। तो जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो पतली परत हमको देखने को मिलती है, वो जो होती है मृदा होती है, मिट्टी होती है। मृदा जो है ये लैटिन शब्द का, मृदा जो है ये लैटिन शब्द के सोलम से बना है। लैटिन शब्द के, लैटिन शब्द है जिसको सोलम कहते हैं और इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है फर्श। तो मृदा किससे बना है? लैटिन शब्द सोलम से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। तो जो दोस्तों, अब हम जब मृदा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो मृदा है, भारत में कितने प्रकार की मृदा है। तो जब हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में एक संस्था है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कृषि अनुसंधान परिषद, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा, सवाल भी यहाँ से आता है, जिसको हम लोग ICAR करंट अफेयर में भी आप लोग पढ़ते होंगे इसके बारे में कि इसकी बैठक कहाँ हुई, कब हुई है। ये सब चीजें बहुत बार ये रिपीट किया हुआ है। ICAR इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछ देता है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत में मृदा को कितने प्रकार में डिवाइड किया है? तो इसने जो है 8 प्रकार में डिवाइड किया है। यानी भारतीय मृदा कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है। उसमें जो है दोस्तों कुछ मृदा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे हो गया आपका जलोढ़ मृदा हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, और आपका लाल मृदा हो गया, लेटराइट मृदा हो गया। ये जो है आपका मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको हर एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दोस्तों स्किप मत करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो 8 प्रकार हो गए, अब इसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा, इसकी जितने भी पॉइंट नोट कराऊंगा दोस्तों, से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो जब हम जलोढ़ मृदा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका निर्माण कैसे होता है?
जलोढ़ मृदा का निर्माण जो होता है दोस्तों, नदियों के द्वारा जब गाद को बहा कर लाया जाता है, क्योंकि नदियां जो होती है अपने साथ बहुत वेस्ट मटेरियल लेकर आती हैं, ये अपने साथ ये कंकड़ पत्थर को जब ये बहा कर लाती हैं, या जितने भी मिनरल्स होते हैं ये जब पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं तो ये अपने साथ सभी गाद को लेकर आती हैं, और जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो ये अपने गाद को वहां पे जमा कर देती हैं। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण उसी से होता है। जब हम जलोढ़ मृदा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे ये है? ये संपूर्ण भारत में 33.5%। ये जो है भारत में 33.5% क्षेत्र फैला हुआ है। लगभग जो है ये 11 लाख किलोमीटर, अब इसको पॉइंट में इसमें कन्वर्ट करते हैं तो 11 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में सबसे ज्यादा मृदा जो है कौन सी है? सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 11 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। इस मृदा की खासियत क्या होती है दोस्तों, कि ये जो है अपने साथ नवीन मृदा जो होती है, नई मृदा को बहा कर लाती है। और ये जो है दोस्तों, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है पुरानी जलोढ़ मृदा और एक होती है नई जलोढ़ मृदा। तो पुरानी वाली को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बांगर कहते हैं और इसको खादर कहते हैं। अब बांगर और खादर में क्या डिफरेंस है दोस्तों? जब नदी जो है अपने अपने साथ गाद लेकर आती है तो ये धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में जमा करती रहती है, और इस एक समय आता है कि नदियां जो होती है अपने मार्ग से धीरे धीरे हटती चली जाती हैं। तो वे क्षेत्र जहाँ पे नदियां दोबारा अपना जल स्तर को बढ़ा के गाद इकट्ठा नहीं कर पाती, यानी ये क्षेत्र जो होते हैं ऊंचे हो जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में, तो ये जो होती है पुरानी मृदा होती है, बांगर होती है। और इसमें जो होती है कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, ये जो है कंकड़ीले होते हैं, कंकड़, और इसमें चूने की प्रधानता होती है। बांगर मृदा की खासियत क्या है? ये कंकड़ीली और पथरीली हो जाती है और इसमें चूना पाया जाता है। और जो नई होती है, प्रतिवर्ष जो नदियां जब अपने साथ गाद लेकर आती हैं, जमा करती हैं, तो उससे क्या होता है? नई मृदा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग खादर कहते हैं, और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ये प्रतिवर्ष मृदा का निर्माण होता है, खादर मृदा का निर्माण प्रतिवर्ष होता है। अब इसके विस्तार की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये देख रहे हैं आप पंजाब वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ से लेकर आप ये देखेंगे ब्रह्मपुत्रा वाला जो क्षेत्र आता है, असम मेघालय वाला क्षेत्र, क्योंकि मेघालय जो है दोस्तों पहाड़ी इलाका होता है और असम जो है पूरी तरह से मैदानी इलाका है। तो इसका विस्तार कहाँ तक होता है? जलोढ़ मृदा का असम से लेके पंजाब तक जो है इसका विस्तार है। कहाँ से? पंजाब से लेके, पंजाब से असम तक इसका विस्तार है। और ये जो है दोस्तों जितनी भी नदियां, बड़ी बड़ी नदियां देखते हैं, जैसे सिंधु हो गया, सिंधु सिंधु हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे इस क्षेत्रों में कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, ये सभी नदियां जो है दोस्तों, जो मतलब आप देखेंगे यहाँ पे डेल्टा डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो भी क्या होती हैं दोस्तों? ये भी अपने मुहाने पर और अपने क्षेत्र में जो है किस मृदा का निर्माण करती हैं? ये जो है ये जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। तो जो डेल्टा वाला क्षेत्र देखते हैं आप दोस्तों, वहां पर भी नई मृदा का निर्माण होता है। तो इस तरह से कौन कौन सी नदियां जो है ये जलोढ़ मृदा का निर्माण कर रही हैं, ये नदियां हैं। और इतना जो है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से वो सभी मैंने आप लोगों को नोट करा दिए। जब हम काली मृदा की बात करते हैं दोस्तों, तो काली मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यानी पूरी तरह से दक्षिण भारत का क्षेत्र और मध्य भारत का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। जब हम काली मृदा के निर्माण की बात करते हैं सबसे पहले, तो काली मृदा का निर्माण जो है किससे होता है? ज्वालामुखी के उद्गार से होता है। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है दोस्तों, तो ये अपने साथ जो है मैग्मा को धरातल पर लेकर आता है। और जब मैग्मा ठंडा होता है, जिसको हम लोग लावा कहते हैं, जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो इसमें कुछ प्रमुख चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये चट्टानों का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से जो है बेसाल्ट चट्टान जो होता है, बेसाल्ट चट्टान जो है इसके अपक्षय और अपरदन से किस मृदा का निर्माण होता है? ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। और जब इसके अपक्षय और अपरदन से इसका निर्माण हो जाता है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं इसमें कि ये जो मृदा होती है इसकी कुछ खासियत होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करेंगे जब, तो
इसको क्या कहते हैं, चेरनोजम मृदा कहते हैं। इसको चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसी को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा हो गया या कपासी मृदा हो गया, कपासी मृदा हो गया, क्योंकि इस मृदा में सबसे ज्यादा जो है, ये मृदा जो है कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है और इसमें सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है दोस्तों, इसलिए इसको कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और इस मृदा की एक खासियत ये होती है दोस्तों कि जब ये पानी के साथ जब जब वर्षा होती है तो ये जो होता है, मृदा जो होता है गीली हो जाती है। और जब ये गीली हो जाती है तो ये जुताई की योग्य होती है, यानी इतनी गीली हो जाती है कि इसको जोतना नहीं पड़ता है, तो ये स्वतः जुताई योग्य होती है। कैसी होती है, स्वतः जुताई योग्य। ये मृदा स्वतः जुताई योग्य होती है, इसलिए ये जो होता है, इस मृदा को क्या कहते हैं, स्वतः जुताई योग्य मृदा भी कहते हैं। और इस मृदा को एक खासियत ये भी है दोस्तों कि जब ये सूखती है तो कैसी हो जाती है, इस मृदा में जब ये सूख जाती है तो सूखने पर कैसी हो जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। सूखने पे इस मृदा की दरारें पड़ जाती हैं और जब गीली होती है तो ये स्वतः जुताई योग्य हो जाती है। अब इस मृदा की बात करेंगे तो ये मृदा जो है दोस्तों 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5.46 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। कितने क्षेत्र में फैली हुई है और किन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों, सबसे ज्यादा ये जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों ये कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कि काली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है तो महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। और जो है दोस्तों ये आप देखेंगे एमपी और गुजरात में भी पाई जाती है ये मृदा। तो ये पॉइंट जो है दोस्तों आप जितने स्टेट देख रहे हैं नीचे, ये सब में पाई जाती है काली मृदा। जलोढ़ मृदा में दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, वहां से सवाल आते हैं कि किन तत्वों की कमी और अधिकता की बात पूछता है कि किसकी कमी है और किसकी अधिकता है। ये सवाल भी आपको मिलता है और हर एग्जाम में आपको कहीं न कहीं से मिल जाएगा। तो जब इसकी कमी की बात करता है दोस्तों तो आप देखेंगे जितनी भी प्रमुख मृदाएं हैं सब में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी, नाइट्रोजन की। सभी मृदा में नाइट्रोजन की जो है दोस्तों कमी होती है। और आप देखते हैं जब आप यूरिया खाद डालते हैं तो नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए ही डालते हैं। और इसमें जो है ह्यूमस की भी कमी होती है, ह्यूमस की भी कमी होती है। और जो है ब्लैक सॉइल में दोस्तों किसकी प्रधानता होती है, ह्यूमस की। सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी होती है, इसमें ह्यूमस की प्रधानता होती है और इसकी वजह से ही इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। और यहाँ पे ह्यूमस की कमी होती है। और अधिकता जो है जलोढ़ मृदा में किसकी होती है, आप देखेंगे जलोढ़ मृदा में अधिकता जो होती है फास्फोरस हो गया, फास्फोरस, पोटास, चूना और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं दोस्तों इनकी अधिकता होती है। अब ब्लैक सॉइल में जो है दोस्तों किसकी अधिकता होती है, ह्यूमस की अधिकता होती है और इसमें भी कुछ पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो किन की अधिकता होती है, किन की कमी होती है, ये भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तो ब्लैक सॉइल में जो है दोस्तों अधिकता किसकी किसकी होती है और कमी किसकी किसकी होती है। तो जब हम अधिकता की बात करते हैं तो ह्यूमस ह्यूमस पाया जाता है, इसमें आयरन भी पाया जाता है, Fe आयरन भी पाया जाता है। और इसमें जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ह्यूमस, आयरन, चूना, एल्युमिनियम Al एल्युमिनियम, कैल्शियम, इनकी जो है दोस्तों इसमें ब्लैक सॉइल में अधिकता होती है। और इसमें कमी जो है दोस्तों किसकी होती है, इसमें कमी की बात करेंगे तो इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन के साथ इसमें देखेंगे फास्फोरस और पोटास और कार्बनिक तत्वों की इसमें कमी होती है, कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। इस तरह से दोस्तों हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकते थे वो सभी मैंने आप लोगों को नोट करा दिया। अगर सवाल जो आता है दोस्तों सीधे सीधे आता है कि रेगुर मृदा किसे कहते हैं, ब्लैक सॉइल को कहते हैं। ब्लैक सॉइल को किस किस नामों से जाना जाता है, चेरनोजम हो गया और रेगुर मृदा हो गया।
सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल में किसकी खेती सबसे ज्यादा होती है? तो कपास की खेती होती है। ये सभी जो है मैंने आप लोगों को नोट करा दिया। और जो है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पे सवाल बनता है कि दूसरी जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो आप लोग कतई भी इसको मत लगाइएगा। अभी पिछले ही पीसीएस में ये सवाल आया हुआ था। तो इसके बाद आता है लाल मृदा। लाल मृदा आता है इसके बाद। ये जो है दूसरे नंबर पे मृदा है, सेकेंड रैंक होता है लाल मृदा का। और जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम लोग दोस्तों किसके बारे में पढ़ेंगे? लाल मृदा के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब हम लाल मृदा की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले ये जो है इसका निर्माण हम देखते हैं। और इसका निर्माण जो है दोस्तों किससे होता है? कायांतरित शैलें जो होती हैं, पहले मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया है। कायांतरित शैलें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा चट्टानों को। कायांतरित शैलें जो होती हैं इनके विघटन और वियोजन से, विघटन और वियोजन, विघटन और वियोजन से लाल मृदा का निर्माण होता है दोस्तों। और ये जो है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 8.70 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मृदा जो है दोस्तों ज्यादा उपयुक्त नहीं होती है खेती के लिए, ये जो है ज्यादा उपयुक्त नहीं होती है, कम उपयुक्त है। और ये मृदा, इस मृदा का विस्तार जो है दोस्तों, आप ये प्रायद्वीपीय भारत वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं पूरी तरह से ये दक्षिण भारत नहीं रहेगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। किन क्षेत्रों में? प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में। इस मृदा का विस्तार कहाँ पर है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इसका विस्तार है। और इसमें जो है दोस्तों इस मृदा की खासियत क्या है? इस मृदा में, इस मृदा का लाल रंग जो होता है दोस्तों किसकी अधिकता के कारण होता है? लौह ऑक्साइड। इसमें जो है लौह ऑक्साइड पाया जाता है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। और इसमें प्रचुरता किसकी होती है दोस्तों? जब इसकी प्रचुरता बात करेंगे तो इसमें लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड और इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रचुरता किसकी होती है दोस्तों? लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है। और ये जो है दोस्तों इस मृदा की क्या विशेषता है कि ये मृदा जो होती है जब ये जल को ग्रहण करती है तो ये जो होती है जल ग्रहण करने पे कैसी हो जाती है? जल ग्रहण करने पे ये मृदा जो होती है पीली हो जाती है, पीली हो जाती है। इसलिए इसको जो है लाल पीली मृदा भी कहते हैं। लाल पीली मृदा, इसको क्या कहते हैं? लाल पीली मृदा कहते हैं। और इसका विस्तार जो है दोस्तों देखेंगे आप, ये तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, इन क्षेत्रों में फैली हुई है। अगर इसमें दोस्तों कमी के बारे में पूछेगा तो इस मृदा में कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, N2, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है। इस मृदा में फास्फोरस की कमी होती है। किसकी किसकी? नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है। और इसमें खेती जो होती है किसकी होती है दोस्तों? इसमें खेती जो होती है बाजरे की हो जाती है। बाजरा, आलू, ये मुख्य रूप से इसमें उगाए जाते हैं, ज्यादा उपयुक्त ये खेती नहीं होती है। अब हम लोग दोस्तों लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ेंगे। लेटराइट, ये भारत में चौथे प्रमुख नंबर की मृदा है, लेटराइट मृदा। जब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों तो ये जो होता है चूना और सिलिका के निक्षालन से बनता है। चूना और सिलिका, जब चूना और सिलिका का निक्षालन होता है दोस्तों तब इस मृदा का निर्माण होता है। और इसका निक्षालन कैसे होता है दोस्तों? जिन क्षेत्रों पे आप देखेंगे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पे जो है दोस्तों इस मृदा का निक्षालन होता है। अधिक वर्षा होती है वहां पे मृदा जो होती है निक्षालित हो जाती है, यानी उसके ऊपर का जो परत होता है दोस्तों वहां से आप देखेंगे चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है, यानी जल जो है अपने साथ उनको बहाकर लेकर चली जाती है, तब इस मृदा का निर्माण होता है। और ये मृदा देखने में कैसी होती है दोस्तों? जब ईंट देखते हैं आप ना, ईंट वाली जो मृदा होती है उसी के समान ये मृदा होती है। और इसमें जो है लौह ऑक्साइड की प्रधानता होती है, लौह ऑक्साइड की प्रधानता होती है। और लौह ऑक्साइड की प्रधानता की वजह से इसका रंग जो होता है दोस्तों कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसका रंग जो होता है दोस्तों लाल हो जाता है।
और ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये भी जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत वाला जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। मुख्य रूप से जो है दोस्तों ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये ध्यान रखिएगा कि जिन क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय भारत के जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पे ये मृदा पाई जाएगी, ना कि लाल मृदा की तरह पूरे संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे सह्याद्री हो गया, सह्याद्री पर्वतमाला जो हो गया इन क्षेत्रों पे, राजमहल की पहाड़ी हो गया, राजमहल की पहाड़ी। आप यहाँ पे देखेंगे ये मेघालय वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां होगी, मेघालय में हो गया। तो इन क्षेत्रों में जो है दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसलिए जो है यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी मृदा पाई जाती है? लेटराइट मृदा पाई जाती है। और इसमें जो है प्रचुरता जो है दोस्तों किसकी होती है? प्रचुरता जो है इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रधानता होती है, लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड इनकी प्रधानता होती है। अगर इनका क्षेत्रफल पूछे दोस्तों कि ये कितने किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है, तो ये जो है दोस्तों 1.80 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। आप ये देख रहे हैं दोस्तों पूर्वी घाट हो गया, इसमें पूर्वी घाट भी जोड़ लीजिएगा, असम हो गया, असम हो गया, पूर्वी घाट हो गया। इन क्षेत्रों में जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पे जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है। अब हम लोग 5वें नंबर पे पहुंचते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। कोई भी टीचर जो है फ्री में आप लोगों को इतना डीप में जाकर नहीं पढ़ाता है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्द सिलेक्ट हो जाइए, इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात होगी। अब आती है मृदा जो है दोस्तों 5वें नंबर पे, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा जो है दोस्तों आप देखेंगे ये हिमालय वाला जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है ये मृदा पाई जाती है। तो इस और ये जो है दोस्तों 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये मृदा जो है पर्वतीय मृदा जो है किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और ऊंचाई जो है दोस्तों 2700 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मृदा की खासियत क्या है दोस्तों? जब दोस्तों हम इसकी विशेषता की बात करेंगे दोस्तों, तो जिन क्षेत्रों में इस वाले में देखेंगे आप दोस्तों कि जिस क्षेत्र की मृदा में ह्यूमस की अधिकता होगी, किसकी? ह्यूमस की अधिकता होगी, उसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? वो अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। और जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मृदा जो होती है किसके लिए उपयुक्त हो जाती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे चाय किसके लिए उपयुक्त हो जाती है? चाय, कॉफी और मसालों के लिए उपयुक्त हो जाती है। जो मसाले आप देखते हैं दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे असम हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे कर्नाटक हो गया, इन क्षेत्रों में जो है कर्नाटक वाले में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ भी वर्षा अधिक मिलती है और यहाँ पे देखेंगे आप कॉफी के लिए कॉफी का उत्पादन होता है और असम वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे चाय का उत्पादन होता है। और यहाँ पे आप दक्षिण भारत में आप देखेंगे मसाले की खेती प्रमुख रूप से होती है। तो जहाँ पे अधिक वर्षा आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसी मृदा पाई जाती है? जो है पर्वतीय मृदा पाई जाती है और किसके लिए उपयुक्त हो जाती है? मसालों के लिए उपयुक्त हो जाती है। और ये जो है दोस्तों ये कितने किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है? अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये जो है लगभग दोस्तों 2.70 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। कितने क्षेत्र में फैली हुई है? 2.70 लाख क्षेत्र में फैली हुई है। अब इसकी बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यों में ये पाई जाती है। तो ये दोस्तों जो है किन किन राज्यों में पाई जाती है? कर्नाटक हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम, हिमाचल प्रदेश, एचपी हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो ये पाई जाती है। इसका रंग जो होता है दोस्तों कैसा होता है? इसका रंग, इसका रंग जो होता है दोस्तों भूरा होता है, इसका रंग भूरा होता है। और इसमें जो है दोस्तों कमी किसकी पाई जाती है? इस मृदा में जो है दोस्तों पोटास, फास्फोरस
और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। शुष्क और मरुस्थलीय मृदा, इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये जो है दोस्तों सबसे ज्यादा, अगर ये जो पूछा जाएगा तो कितने हैं, 1.45 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इसकी बात जो करते हैं दोस्तों शुष्क और मरुस्थलीय मृदा के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि पूरा राजस्थान अब देखते हैं तो पश्चिमी राजस्थान, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान हो गया। आप इधर देखेंगे सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है, सिंधु घाटी का क्षेत्र अरावली पर्वत के पास में है, अरावली पर्वत। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, ये भी जो है कैसी है, यहाँ पे भी जो है मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है कैसा प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है दोस्तों। तो ये जो है मृदा जो है किन क्षेत्रों में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान, सिंधु घाटी क्षेत्र और अरावली पर्वत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी हरियाणा में भी ये पाया जाता है दोस्तों। दक्षिणी हरियाणा जो है दोस्तों, यहाँ इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब यहाँ पे जो दोस्तों खेती किसकी होती है, तो यहाँ पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं दोस्तों। कौन कैसे अनाजों के लिए खेती होती है, मोटे अनाज, जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। जैसे आपका ज्वार हो गया, कैसा ये अनाज है, ज्वार जो है आपका मोटा अनाज है। तो ये मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। और अगर आप देखेंगे ज्वार की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो राजस्थान में होती है। सबसे ज्यादा उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। अब इसमें कमी पूछता है दोस्तों, तो कमी जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो अब कमी सीधे सीधे दिख रही है इसमें कि किसकी कमी हो जा रही है, ह्यूमस की कमी हो जा रही है। ह्यूमस ह्यूमस नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनकी कमी पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया दोस्तों शुष्क और मरुस्थलीय मृदा के बारे में। अब पढ़ते हैं हम अगले मृदा के बारे में। 7वें नंबर की जो मृदा है दोस्तों कैसी है, लवड़ी और क्षारीय मृदा है। कैसी मृदा है दोस्तों, लवड़ी और क्षारीय मृदा है। और इस मृदा की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों सभी जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है। सभी जलवायु क्षेत्रों में, यानी कि लगभग सभी प्रदेशों में पाया जाता है। सभी जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है ये, सभी जलवायु क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये मृदा जो होती है दोस्तों खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, यानी इस मृदा में खेती नहीं की जा सकती है। और इस मृदा में अगर खेती की जाती है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको खेती के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। और उसमें आप देखेंगे जिप्सम हो गया और चूना हो गया, इनका छिड़काव किया जाता है। चूना हो गया, इनको इनको छिड़का जाता है और इनको खेती के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। अब ये मृदा जो है दोस्तों लवड़ी और क्षारीय होती है। तो किस आधार पर ये लवड़ी और क्षारीय होती है, तो जिसमें आप देखेंगे पोटास कैल्शियम सी है, जिसमें पोटास और कैल्शियम पाया जाएगा वो कैसी मृदा होगी, वो जो है क्षारीय होगी। और जिसमें सोडियम और मैग्नीशियम पाया जाएगा वो मृदा कैसी होगी दोस्तों, लवड़ी या अम्लीय होगी, अम्लीय मृदा होगी। ये जो है दोस्तों इस मृदा की विशेषता है और ये खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है दलदली मृदा, जो कि हमारी आखिरी नंबर की मृदा है। दलदलीय मृदा, जब हम इस मृदा की बात करते हैं दोस्तों, तो इस मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है, इस मृदा का निर्माण आप देखेंगे दोस्तों जहाँ पे जल का जमाव अधिक होगा दोस्तों, उन क्षेत्रों में होता है। जैसे नदी के जो मतलब आप देखेंगे डेल्टा वाले जो क्षेत्र होते हैं, या फिर आप देखेंगे जो ये सागर तटीय इलाके होते हैं, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो दलदली क्षेत्रों का निर्माण होता है, दलदली मृदा का निर्माण होता है। और इसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, जिन जिन क्षेत्रों में दोस्तों जिन क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक रहती है, उन क्षेत्रों में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का जमाव अधिक होता है।
कार्बनिक पदार्थों के अधिक जमाव की वजह से इसका जो है दलदली मृदा का निर्माण होता है। और ये किन क्षेत्रों पे होता है दोस्तों? आप ये देखेंगे तटीय क्षेत्र जो होते हैं, तटीय क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों, तटीय क्षेत्र हो गए या जिन जल जमाव वाले क्षेत्र हो गए, जल जमाव वाले क्षेत्र हो गए, वहां पे कैसी मृदा का निर्माण होता है? दलदली मृदा का निर्माण होता है। अब इसमें जो है दोस्तों आप देखेंगे इसमें किसकी प्रधानता होती है? कार्बनिक तत्वों की अधिक प्रधानता होती है, की प्रधानता होती है, कार्बनिक तत्वों की प्रधानता इसमें होती है। और ये जो है दोस्तों धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसमें कैसी खेती हो सकती है दोस्तों? धान की खेती उपयुक्त है। और जो है दोस्तों इन दलदली क्षेत्रों के संरक्षण के लिए जो है दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था ईरान में, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि कौन सा सम्मेलन हुआ था, उसका क्या नाम है और वो किस सन में हुआ था। अब इसमें जब कमी की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें कमी किसकी होती है? फास्फोरस, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है दोस्तों, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसमें फेरस आयन जो पाया जाता है, फेरस आयन पाया जाता है। कौन सा आयन? फेरस आयन पाया जाता है। और फेरस आयन की अधिकता के कारण जो है दोस्तों इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला होता है। फेरस आयन की अधिकता की वजह से इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? नीला होता है। और जो है दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि सबसे ज्यादा आप देखेंगे रामसर साइट जो है भारत में किस प्रदेश में पाया जाता है, और इन क्षेत्रों में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहेगी दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आप लोग डेली पीवाईक्यू करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। वहाँ पे डेली जीके जीएस और करंट अफेयर हिंदी के पीवाईक्यू कराए जाते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।